पिछली क्लास में हमने संगम काल देखा था और हम बात कर रहे थे 3 राजवंशों में, जिसमें पहला राजवंश है आपका चेर राजवंश के बारे में। चलिए देखते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होने वाले उल्लेख चेरापद संभवतः चेरों के विषयों में प्रथम जानकारी है। इसके अलावा रामायण, महाभारत, अशोक के शिलालेख, कालिदास कृत महाकाव्य रघुवंश से भी चेरों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। यहाँ आगे हम देखेंगे कि चेर राज्य आधुनिक कोंकण, मालाबार का तटीय क्षेत्र तथा उत्तरी त्रावणकोर से लेकर कोचीन तक विस्तृत था। चेरों का राजकीय चिन्ह जो था धनुष था। इंपॉर्टेंट करिएगा कि चेरों का जो राजकीय चिन्ह था क्या था, वो था आपका धनुष। आगे हम देखेंगे चेर वंश का प्रथम शासक उदयन जेरल था। इसका समय लगभग 130 ईस्वी माना जाता है। चेर वंश का महानतम शासक जो था सेनगुट्टवन था अथवा धर्मपरायण कुट्टवन, लगभग 130 ईस्वी। इसे लाल चेर भी कहा जाता था। इसकी प्रशंसा संगमकालीन कवियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि परडर ने की। चेरकालीन इतिहास में सेनगुट्टवन को महान योद्धा एवं कला साहित्य के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे सेनगुट्टवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी दक्षिणी प्रायद्वीप में सर्वप्रथम पत्नी या कड़गी पूजा की प्रथा को प्रारंभ करना। इसने सती कड़गी की याद में एक विशाल मंदिर एवं उसकी प्रतिमा का निर्माण करवाया। चेर शासक पेरुने जेरल इरमपोरई लगभग 190 ईस्वी में सामंतों की राजधानी तड़गर या धर्मपुरी पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। उसे विद्वान, अनेक यज्ञ को संपन्न कराने वाला एवं अनेक वीर पुत्रों का पिता होने का गौरव प्राप्त था। पेरुने जेरल इरमपोरई का विरोधी तगड़र के राजा अडिगयमान अथवा नडुमान का महत्वपूर्ण कार्य था दक्षिण भूभाग में सर्वप्रथम गन्ने की खेती को आरंभ करवाना। एक अन्य राजा चेर राजा शेर था, ठीक है, जिसे हाथी की आंख वाला कहा गया है। इसे पांड्य शासक ने पराजित कर दिया, परंतु अंत में वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में सफल रहा। क्लियर? यह आपका था चेर राजवंश। अब हम बात करेंगे चोल राजवंश की। ठीक है। अच्छा, चोल राजवंश देखेंगे। इसमें यहाँ पे देखिए दिया है कि चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से मिलता है। ठीक है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से क्या मिलता है? चोल राजवंश की प्रथम जानकारी। इस विषय में जानकारी के अन्य स्रोत हैं कात्यायन कृत वर्तिका, महाभारत, संगम साहित्य, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एवं टालमी का उल्लेख आदि। चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली एवं तंजौर तक विस्तृत था। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि इनकी पहली राजधानी उत्तरी मनलूर या मंगलूर की बात करें, मंगलूर थी। कालांतर में उरैयूर तथा तंजावुर चोलों की राजधानी बनी। आगे हम बात करें। अच्छा, अब देखिए चोलों का जो राजकीय चिन्ह क्या था? चोलों का राजकीय चिन्ह था आपका बाघ। ठीक है। इस वंश का प्रथम शासक उरव पहर्रे इलन जेत चिन्नी था। इसने अपनी राजधानी उरैयूर में स्थापित की। प्रारंभिक चोल शासकों में करिकाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और मानता इस शासक ने 190 ईस्वी में शासन किया। उसे जले हुए पैरों वाला द मैन विद द चैरेड लेग कहा गया। करिनाल ने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। तंजौर के निकट वेड़ी नामक युद्ध में विजय प्राप्त करने से उसकी ख्याति बढ़ गई। इस युद्ध में उसने 11 राजाओं के समूह को, जिसमें चेर और पांडे भी शामिल थे, ठीक है, पराजित कर दिया। एक दूसरे को महत्वपूर्ण युद्ध वाहम पर दलई के युद्ध में उसने 9 छोटे छोटे शासकों की संयुक्त सेना को हराया। संगम साहित्य के अनुसार करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहारपत्तम या कावेरी पट्टम की स्थापना की। करिकाल ने कृषि, उद्योग धंधे तथा व्यापार वाणिज्य के विकास को प्रोत्साहन दिया। उसके समय में कावेरी पट्टनम उद्योग और व्यापार का केंद्र बन गया। शक्तिशाली नौसेना रखने वाला करिकाल संगम युग का शायद सबसे महान एवं पराक्रमी शासक था। पट्टिनपालय कृति के उल्लेख के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि करिकाल के समय में उद्योग तथा व्यापार उन्नति की अवस्था में थे।
करिकाल ने पट्टिनपल्लै के लेखक रुद्रन कत्रनार को 1,60,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दिया था। आगे बात करेंगे। करिकाल के बाद इस वंश का अंतिम महान शासक नेडुजेलियन था। इसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई। ईसा की 3वीं शताब्दी में 9वीं शताब्दी तक चोलों का इतिहास अंधेरे में था, पर अब क्या हुआ, 9वीं शताब्दी के मध्य चोल नरेश विजयालय, ठीक है, जो नरेश थे विजयालय चोल शक्ति का पुनः उद्धार किया गया। अब बात करेंगे पांड्य राजवंश की, ठीक है। चलिए देखते हैं। पांड्य राजवंश का प्रारंभिक उल्लेख पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से भी मिलता है, ठीक है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से मिलता है। ये अष्टाध्यायी ऐसे होगा, गलत लिख दिया है, ठीक है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से मिलता है। आगे हम बात करेंगे तो देखेंगे इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेख, महाभारत एवं रामायण में भी पांड्य राज की जानकारी मिलती है। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि पांड्यों की राजधानी मदुरा या मदुरई थी। मदुरा का दूसरा नाम कदम्बवन था तथा यह वैगा नदी के दक्षिण में बसा हुआ था। मदुरा के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी जानकारी मिलती है। मदुरा अपनी कीमती मोतियों, उच्च कोटि के वस्त्रों एवं उन्नतशील व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। आगे हम बात करें। इरिथ्रियन सी के विवरण के आधार पर पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कोल्लकई या कोकई को माना जाता है। संभवतः पांड्य राज मदुरई, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली एवं त्रावणकोर तक विस्तृत था। पांड्यों का राज की चिन्ह क्या था? मछली। संगम साहित्य में वर्णित पांड्य राजाओं में पहला नाम नेडियोन का आता है। इसी ने पहरोली नदी बनाई तथा समुद्र की पूजा की प्रथा आरंभ करवाई, परंतु इस राजा की ऐतिहासिकता को संदिग्ध माना जाता है। आगे बात करते हैं। पलसालैमुडुकुड़मी को पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करवाने के कारण ही इसे पलसालय यानी अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला कहा गया। यह अपने द्वारा जीते गए राज्यों के साथ कठोरता का व्यवहार करता था। पांड्य शासकों में सबसे विख्यात नेडुजेलियन 210 ईस्वी में जिसका शासनकाल था। इसकी प्रसिद्धि तलयालंगानम के युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप हुई। उसने इस युद्ध में चोलों एवं चेरों को उनके अन्य सामंत मित्रों के साथ बुरी तरह परास्त किया। नेडुजेलियन वीर विजेता के अतिरिक्त एक कुशल प्रशासक भी था। इसने सेना का गठन किया तथा किसानों और व्यापारियों के हित में अनेक कार्य किए। नेडुजेलियन की सेना में मोती तथा मछली संग्रह करने वाले पूर्वी समुद्र तटीय लोगों को विशेष महत्व प्रदान किया जाता था। आगे बात करते हैं। संगमकालीन शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा का पद वंशानुगत एवं ज्येष्ठता पर आधारित था। प्रशासन का जो समस्त अधिकार था वह राजा के पास होता था। आगे बात करें। इसलिए इसकी प्रवृत्ति में निरंकुशता का समावेश होता था। राजा प्रत्येक दिन अपनी सभा में प्रजा की कठिनाइयों को सुनता था। राज्य का सर्वोच्च न्यायालय मनोरम होता था, जिसका सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होता था। प्रतिनिधि परिषदों राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती थी, साथ ही प्रशासन में राजा का सहयोग करती थी। इन परिषदों के सदस्य जनप्रतिनिधि, पुरोहित, ज्योतिषी, वैद्य एवं मंत्रीगण होते थे। इस परिषद को पंचावरम या पंच महासभा भी कहा जाता था। शासन में गुप्तचर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इन्हें औरर या वय कहा जाता था। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य या मंडलम नाडु में तथा नाडु उर में विभाजित था। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर समुद्र तटीय कस्बे को पत्तीनाम, बड़े गांव को पेरूर, छोटे गांव को सिरूर तथा पुराने गांव को मुडूर कहते थे।
संगम काल में राजकीय आय के महत्वपूर्ण स्रोतों में कृषि तथा व्यापार पर लगने वाले कर थे। संगम काल में भूमि पर लगने वाले कर को कराई, सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर एवं लूट द्वारा प्राप्त धन को इराई, सीमा शुल्क द्वारा प्राप्त धन को उल्गू या संगम कहा जाता था। राज्य की ओर से धन की अतिरिक्त मांग एवं जबरन लिए गए उपहार को इराऊ, ठीक है, कहा जाता था। आगे बात करेंगे। संगम काल में संभवतः सकल उत्पादन का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेनिगर कहा गया है। इस वर्ग के लोग ही आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का संचालन करते थे। संगमकालीन विदेशी व्यापारों का अधिकांश भाग पुहार बंदरगाह से संचालित होता था। कावेरी पट्टनम के 2 अन्य नाम थे, पट्टिपाक्कम एवं मरुवरापक्कम। संगम काल में उरैयूर सूती कपड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इस समय व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाला स्थल सार्थवाह को मासातुवान एवं समुद्री सार्थवाह को मानामिकन कहा जाता था। संगम काल में औनम बाजार को कहा जाता था। संगम काल के प्रमुख व्यापारी वर्ग थे पुलयन रस्सी बनाने वाला, चरवाहे, उसके बाद देखेंगे एनियर जो शिकारी होते थे, उसके बाद देखेंगे मछुआरे, कुम्हार, लुहार, स्वर्णकार, बढ़ई आदि। मलवर नाम के लोगों का व्यवसाय डाका डालना था। संगम काल के व्यापार के विषय में विस्तृत जानकारी पहली सदी के किसी अज्ञात रचयिता द्वारा लिखी गई पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से मिलता है। संगम काल के महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन के रूप में गन्ना, रागी, चावल एवं कपास का उत्पादन किया जाता था। संगम काल में कृषकों को बल्लाल वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान था। बल्लाल वर्ग 2 भागों में बटा था, संपन्न कृषक या बल्लाल तथा मजदूर कृषक या बल्लार। संपन्न कृषक को बल्लाल कहते थे और मजदूर कृषक को बल्लार कहते थे। संगमकालीन समाज 5 वर्गों में विभाजित था। पहला था क्या, ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग। दूसरा अरसर जिसको शासक वर्ग कहते थे। तीसरा था बेनिगर जिसको व्यापारी वर्ग बोलते थे। तीसरा था बिल्लाल या विल्लाल जिसको बड़े कृषक एवं शासक वर्ग बोलते थे। और चौथा था बिल्लार, यह था मजदूर कृषक वर्ग या दास का प्रचलन इस काल में नहीं था। चलिए, संगम काल में एक पत्नी प्रथा का प्रचलन था, परंतु संपन्न वर्ग के लोग एक से अधिक पत्नी रखते थे। आमतौर पर 2 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, कलाऊ एवं कारपू। कलाऊ विवाह माता पिता की अनुमति के बिना होता था, जबकि कारपू विवाह परिवार की सहमति से होता था। संगमकालीन ग्रंथों में प्रेम विवाह को पंचतिड़य, एक पक्षीय प्रेम की कैकिकड़य एवं अनुचित प्रेम को पेरुनिदिड़य कहा गया है। ऐसे ऐसे नाम हैं कि हम पढ़ने में ही हमारी सारी व्यथा हो जा रही है। आगे बात करते हैं। संगम काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं थी। उनकी भी स्थिति उत्तर भारतीय समाज की स्त्रियों के समान ही थी। उच्च वर्ग की कुछ स्त्रियां जैसे ओवैयर एवं नच्चेलीमर ने एक सफल कवित्री के रूप में अपने को स्थापित किया। इस तरह स्पष्ट है कि उच्च वर्ग की स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी, जबकि निम्न वर्ग की स्त्रियां खेतों में काम करती थी। विधवाओं की स्थिति बदतर थी। वे स्वेच्छा से सती होना सरल समझती थीं। स्वैच्छिक सती प्रथा का प्रचलन संगमकालीन समाज में था। संगम युगीन समाज में गणिकाओं एवं नर्तिकाओं के रूप में परातियर एवं कड़िगैचर का उल्लेख मिलता है। ये वेश्यावृत्ति द्वारा जीवन यापन करती थीं। प्रायः कविता पाठ, गायन, वादन, नृत्य, नाटक आदि मनोरंजन के साधन थे। इसके अतिरिक्त मनोरंजन के अन्य साधन थे शिकार खेलना, कुश्ती लड़ना, पासा खेलना एवं गोली खेलना आदि। याल नामक किसी वाद्य यंत्र का भी उल्लेख मिलता है। आगे बात करें। वैदिक एवं ब्राह्मण धर्म का प्रचलन तमिल प्रदेश में काफ़ी था। संगम काल में तमिल प्रदेश में मुरुगन, शिव, बलराम एवं कृष्ण की उपासना की जाती थी। इसमें मुरुकन की उपासना सर्वाधिक पुरानी थी। कालांतर में मुरुगन को सुब्रमण्यम कहा गया। स्कंद कार्तिकेय को से मरुगन देवता की अभिन्नता स्थापित की गई। तमिल प्रदेशों के स्कंद कार्तिकेय को उत्तर भारत में शिव पार्वती के पुत्र के रूप में जाना जाता है। तमिल प्रदेशों में मुरुगन का प्रतीक मुर्गा या कुक्कुट को माना गया है, जिसमें पर्वत शिखर पर क्रीड़ा करना पसंद है। ठीक है, आगे बात करें। संगम काल में तमिल प्रदेश में बलि प्रथा का प्रचलन हुआ। तमिल साहित्य के महाकाव्य मणिमेखलय में शैव धर्म
के कापालिक संप्रदाय तथा बौद्ध धर्म के श्रेष्ठता का उल्लेख है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और संगम काल भी समाप्त होता है। और यहाँ ऐसे ऐसे शब्द थे जिसका उच्चारण करने में हमारी एनर्जी खत्म हो गई। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।